नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHDLA 136 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जहां इस सीरीज़ का आज हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा शब्द संपदा और लोकोक्तियाँ। चैप्टर में कुल मिलाकर हम ये पढ़ेंगे कि शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और शब्दों के विभिन्न प्रकार क्या हो सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है और उसके बाद चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहीं से है कि शब्दों का महत्व। प्रस्तावना सिर्फ हमें यह बता रही है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, शब्दों का महत्व बताने से पहले मैं आपको शब्द की परिभाषा बता दूं कि शब्द क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि हिंदी में ये हम कहेंगे कि अक्षरों का वो समूह जो एक सार्थक अर्थ प्रकट करता है उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ खाली आ या फिर आ, ई, ये सब क्या हैं? ये अक्षर हैं। अब जब ये जो अक्षर हैं, इन अक्षरों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब दो अक्षर मिल जाएं और एक शब्द का प्रयोग, एक सार्थक अर्थ भी प्रकट करें, तो हम कहेंगे हाँ भाई, ये शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर दो अक्षर मिल जाएं और वो एक अर्थ का प्रकट ना करें, तो हम कहेंगे कि वो शब्द नहीं है। जैसे कि मैं आ, बड़े आ से आ और माँ को मिलाऊं तो ये क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। तो इसका एक अर्थ आ रहा है। तो जब एक अर्थ आ रहा है तो ये क्या है? एक शब्द है। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम जोड़ें और उसका एक अर्थ ना निकले, तो हम कहेंगे कि वो शब्दों की श्रेणी में नहीं आता। अब बात तो ये तो हो गई कि शब्द की परिभाषा क्या है। तो शब्द का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक अक्षरों का वह समूह जिसका अपना एक अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द है। लेकिन बात ये आती है शब्दों का महत्व क्या है। तो एज वी नो वेरी वेल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे मन में बहुत सारे विचार की उत्पत्ति होती है और ऐसे में इन विचारों को कैसे समाज के सामने ला सकते हैं। तो ऐसे में जब हम अपने विचारों को समाज के सामने लाना चाहते हैं तो हमें एक भाषा की जरूरत पड़ती है, और उस भाषा में अनगिनत शब्द होते हैं जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। भाषा में जो ध्वनि होती है, ये हमारे विचारों का क्या होती है? वाहक होती है। यही हमारे विचारों के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन जो ध्वनियाँ हैं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं है। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर मैं खाली आ पढ़ूंगा, खाली का पढ़ूंगा, खाली ता पढ़ूंगा, तो ये ध्वनियाँ ना सार्थक नहीं है, क्योंकि इनसे कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। मैं बोल रहा हूँ आ, क्या अर्थ है इसका? मैं बोल रहा हूँ का, इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब भाषा के अर्थ का वाहक कौन होता है? शब्द। यानी कि भाषा के अर्थ को कौन आगे बढ़ाता है? शब्द बढ़ाता है, जो किससे बनता है? ध्वनि से बनता है। जैसे कि जब मैं बोलूँ आम, तो आम शब्द जैसे बोलते हैं तो हमारे सामने एक फिगर सी आती है कि हाँ भाई, एक वस्तु है आम, जो कि खाने का एक फल है। तो इस तरह कुछ ध्वनियों के योग से बनने वाले शब्द भाषा में अर्थ के वाहक होते हैं। भाषा के शब्द समाज सापेक्ष होते हैं, यानी कि समाज के हिसाब से अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जैसे कि एक समाज के लोग जो भाषा बोलते हैं, उसकी भाषा में उस शब्द का अर्थ कुछ और हो सकता है। दूसरा समाज जो है, वो जो भाषा बोलता होगा, उसी चीज़ का अर्थ उसमें अलग हो सकता है। तो भाषा की ये विशेषता है, सबसे बड़ी बात, अर्थयुक्त होना। यानी कि एक जगह पर जैसे कि हम आम बोल रहे हैं, हो सकता है किसी और देश में आम को कुछ और कहा जाता हो। तो यही समाज में यही नियम है, जिस देश की जैसी भाषा है, जिस क्षेत्र की जैसी भाषा है, उस क्षेत्र में एक वस्तु के लिए कई कई शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी बात की है आम की। आम शब्द का अपना अर्थ है जो हिंदी भाषा में समाज में जाना जाता है। लेकिन ये अर्थ कहाँ से आया? यदि हम आम को लाम कह दें, ताम कह दें, तो हमारे मन में कोई अर्थ आएगा? कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, कोई इमेज ही नहीं आएगी। तो जिस फल को हम आम कहते हैं, उस फल के गुणों के बारे में हमें पता चलता है। कह रहा है कि हर भाषा समुदाय अपने ढंग से अलग अलग अर्थ प्रकट करती है। जैसे कि तमिल में आम को मांगाई कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंगो कहते हैं। तो अगर शब्द की बात की जाए तो शब्द एक संस्कृति को दिखाता है, एक तरीके से देखा जाए। जब किसी शब्द का अर्थ किसी चीज़ से जुड़ जाता है, यानी कि जैसे आम की बात की जाए तो आम को बस आम कह दिया, लेकिन किस इसके जो फीलिंग है क्या है, इसके जो भावनाएं हैं क्या हैं, इससे हमें कुछ भी नहीं पता चलता। जैसे सुख बोलूं तो सुख एक भावनात्मक शब्द है, दुख एक भावनात्मक शब्द है। लेकिन आम के अगर गुण देखें तो उस गुण के हिसाब से आम का नाम मैच नहीं खाता। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? यादृच्छिकता कहते हैं। यादृच्छिकता का तात्पर्य इच्छानुकूल आरोपित अर्थ, यानी कि अपनी इच्छा से हम किसी शब्द पर अपना अर्थ क्या करते हैं? थोप दे, तो वो क्या होगा? यादृच्छिकता। तो शब्द और अर्थ का संबंध ऐतिहासिक विकास के साथ बदलता रहता है। यानी कि समाज में जैसे जैसे
ज्ञान विज्ञान की खोज होती रहती है, वैसे शब्दों के नए नए अर्थ आते हैं। जैसे कि हिंदी में एक शब्द है मृग। मृग का मतलब वैसे तो हिरन होता है, लेकिन प्राचीन काल में मृग शब्द पशु और जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता था, सिर्फ हिरन के लिए नहीं। इसी प्रकार से जब हम मृगराज की बात करेंगे तो हम सोचेंगे क्या, हिरन का राजा होगा, लेकिन यहाँ पर मृगराज का मतलब क्या है, सिंह, जो कि पशुओं का राजा है। इसी प्रकार से एक वर्ड है मृग्या। अब जो ये वर्ड है मृग्या, इसका तात्पर्य केवल हिरन का शिकार नहीं है, बल्कि सभी जंगली जानवरों का शिकार है। तो प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। जैसे एक टेबल एक वस्तु का अर्थ सूचित करती है, एक मेज यानी कि एक वस्तु का अर्थ सूचित करती है, तो कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं भाई जिनका अपना किसी वस्तु से रिलेटेड होते हैं, किसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द नहीं बल्कि शब्दों का संसार होते हैं अपने आप में, उनका एक बहुत गहराई भरा अर्थ होता है। जैसे जब मैं बोलूँ स्वतंत्रता, तो आम बच्चों के लिए तो ये स्वतंत्रता शब्द क्या है, आज़ादी। लेकिन जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसमें राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति अभिव्यक्ति होनी चाहिए, हम स्वच्छंद हैं, इन सब चीज़ों में लेंगे। कुछ पढ़े लिखे लोग सूक्ष्म विचारों की अभिव्यक्ति कहेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता जैसे जो शब्द हैं इसके बारे में बहुत सारी राय हो सकती हैं। स्वतंत्रता को हम शब्दों में नहीं बांध सकते। स्वतंत्रता का मतलब लोग सोचेंगे प्रतिबंधों का अभाव है, कि हम पे कोई बाउंडेशन ना हो। तो कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जिनका एक अर्थ निकलता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें परिभाषाएं देनी पड़ती हैं, जिनके अर्थ अनेक पे अनेक निकलते जाते हैं। तो कुल मिलाकर दूसरे शब्दों में ये कहा सकता है कि जो भाषा है ना, ये सारी सारी चीज़ों की अभिव्यक्ति का एक साधन है। यानी कि हर एक बंदा जो अपने विचारों को प्रकट करेगा किसके माध्यम से, भाषा। और भाषा का वाहक कौन है, शब्द, क्योंकि शब्दों से ही भाषा का निर्माण हो रहा है। अतः भाषा शब्दों के माध्यम से केवल अर्थ ही नहीं बल्कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक, ज्ञान विज्ञान अनेक उपलब्धियों की आजीविका है। अतः हमारे लिए महत्वपूर्ण सामाजिक विरासत है। तो शब्दों का अर्थ समझ गए आप, शब्दों का महत्व भी समझ गए। अब भाषा के क्या है, सामाजिक स्तर पर भेद समझिए। तो देखो, एक भाषा होती है औपचारिक और एक होती है अनौपचारिक। यानी कि एक घरेलू स्तर पर हम भाषा का यूज़ करते हैं। जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे होंगे तो वो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, अबे, ये वो, सुन बे, अरे यार। लेकिन जब हम वही भाषा क्या करते हैं, किसी ऑफिस या कार्यालय में यूज़ करते हैं, तो वो शिष्टाचार में भाषा बदल जाती है। तो इस आधार पर भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक है औपचारिक भाषा और एक है अनौपचारिक भाषा। तो औपचारिक और अनौपचारिक भाषा का भेद समझ गए आप। आगे देखिए, एक कुछ कथन होते हैं जिन्हें उदात्त कथन कहा जाता है। अब ये उदात्त कथन क्या होते हैं, एक तो आप ये समझ गए फॉर्मल इनफॉर्मल भाषा क्या होती है, यानी कि औपचारिक अनौपचारिक क्या होती है। अब बात आती है कि उदात्त कथन क्या होते हैं। तो देखो, कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग ना निगेटिव सेंस में होता है, तो इसीलिए हम उनका प्रयोग करने से बचते हैं। जैसे कि किसी की मृत्यु से संबंधित है, तो हम किसी की मृत्यु से संबंधित कैसे वर्ड यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि वो व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया है, वो व्यक्ति का देहावसान हो गया है। क्योंकि कोई बंदा ऐसे ही अच्छा नहीं लगता कि हाँ भाई हम कह रहे हैं वो मर गया, तो उसके लिए अलग वर्ड का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से विधवाओं के लिए यूज़ वर्ड करते हैं कि मांग का सिंदूर पुछ गया, उसकी सुहाग उजड़ गया, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट विधवा कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से जो निगेटिव सेंस में अमंगल जो शब्दों का सूचक होते हैं, इन्हें हम उदात्त कथन कहते हैं, अशुभ का प्रतीक होते हैं। तो जो वर्ड्स अशुभ का प्रतीक होते हैं उनकी जगह हम दूसरा वर्ड जब यूज़ करते हैं तो यही क्या कहलाते हैं, उदात्त कथन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं की जब चूड़ी टूट जाती है तो उसे चूड़ी टूटना नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं कि चूड़ी मौल जाना। इसी प्रकार से कुछ शब्द हैं, जैसे कि सांप, सांप को कीड़ा कहा जाता है गाँव में। मौत को मौत नहीं कहते, कहते हैं देहांत हो गया है, निधन हो गया है। तो इस प्रकार से जब हम जो अमंगलकारी शब्द होते हैं उनकी जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, दूसरे कथनों का प्रयोग करते हैं, ये कथन क्या कहलाते हैं भाई, ये कथन उदात्त कथन कहलाते हैं। तो अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि शब्द क्या होते हैं, शब्दों का महत्व क्या होता है, इसके साथ साथ औपचारिक अनौपचारिक शब्द क्या होते हैं, और फिर हमने ये पढ़ा कि उदात्त शब्द क्या होते हैं। आगे चैप्टर की बात करते हैं तो आगे बात की जाती है कि शब्दों के विभिन्न स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। तो देखो, शब्द की बात की जाए तो शब्द लगातार अनेक भंडारों से निकाले जाते रहते हैं। जैसे कि हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी में अधिकतर शब्द कहाँ से निकले हैं, संस्कृत से। लेकिन जैसे जैसे समय बीता,
जैसे जैसे हमारे राजवंशों का इतिहास बदलता गया वैसे वैसे हिंदी में ना अनेक प्रकार के शब्दों का मिश्रण होता गया। जैसे हिंदी में आगे चलकर अरबी भाषा से, फारसी भाषा से, उर्दू भाषा से विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण हुआ। फिर आगे चलकर जब ब्रिटिश आए तो बहुत सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द जो कॉमन हो गए हिंदी में, उनका यूज़ किया जाने लगा। तो हम ये मानते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो किसी को भी अपने अंदर सार रख लेती है। तो हिंदी भाषा वैसे तो संस्कृत से निकली है, अतः इसमें सबसे ज़्यादा वर्ड किसके हैं? संस्कृत के। लेकिन समय बीता, अरबी और फारसी के शब्द भी इसमें आकर मिल गए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि स्रोतों के आधार पर हिंदी के जो है 4 वर्ग हैं: तत्सम, तद्भव, देशी और बाहरी। तत्सम का अर्थ होता है बिल्कुल वैसा ही, तत् का अर्थ होता है वह, और सम का मतलब होता है जैसा ही। यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो वैसे के वैसे हिंदी में लिए गए हैं वो सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? तत्सम। यानी कि जो शब्द सीधे संस्कृत भाषा से आए हैं हिंदी में वो कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। हालांकि वो वैसे के वैसे नहीं आए हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। जैसे कुछ वर्ड हैं बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, निराशा, सत्य, मैत्री, व्यवस्था, जल, ये सब क्या है? संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, लेकिन ये वैसे के वैसे नहीं लिए गए। जैसे कि संस्कृत में बालक को बाल कहा पढ़ा जाता है, विसर्ग लगा होता है उसके पीछे, लेकिन हिंदी में उसके पीछे से विसर्ग हट गया। इसी प्रकार से पुस्तकम में से माँ हटा दिया गया। तो यानी कि तत्सम शब्द वो हैं जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, लेकिन ज्यों के त्यों नहीं लिए गए हैं। अब तद्भव की बात करते हैं। तद्भव का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब होता है वह, और भव का मतलब होता है उत्पन्न होना। यानी कि जो संस्कृत से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन हिंदी में उनका रूप परिवर्तित हो गया है, ये क्या कहलाते हैं? तद्भव। जैसे संस्कृत में हस्त है, हिंदी में हाथ है, तो ये कैसा हो गया? तद्भव शब्द हो गया। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं तत्सम और तद्भव के। जैसे कि सूर्य एक कैसा वर्ड है? तत्सम है, जबकि सूरज तद्भव है। चंद्र कैसा है? तत्सम है, तद्भव कैसा है? चांद। वर्ष तत्सम, बरस तद्भव, सर्प तत्सम, सांप तद्भव, आम्र तत्सम और आम तद्भव। संध्या कैसा वर्ड है? तत्सम है, और तद्भव कैसा है? सांझ। यानी कि संस्कृत के वैसे वैसे वर्ड जो यूज़ किए जा रहे हैं वो तत्सम है, और जिन्हें हिंदी में रूपांतरित किया गया वो कैसे हैं? तद्भव हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो देशी हैं, यानी कि जिनके स्रोत का ज्ञान ना हो, जिन्हें पता ही ना हो कि वो संस्कृत से हैं या कहाँ से लिए गए हैं, वो सारे शब्द कैसे हैं? देसी। ये क्या होते हैं? बोलचाल की आम भाषा में इनका उदय हो जाता है, जैसे पेड़, लड़का, खिड़की, ये सब देशी शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी स्रोतों से आए हैं, बाहर से आए हैं, जैसे कि आर्य भाषा से जो शब्द आए हैं, जैसे मराठी, बांग्ला। जैसे कि द्रविड़ भाषा यानी कि साउथ इंडिया की जो भाषा है वहाँ से मीन मतलब प्राचीन होता है, इडली, सांबर, मुंडा यानी कि कौड़ी। और कुछ विदेशी भाषाओं शब्द आए हैं, जैसे इंग्लिश से आया साइकिल, रेल, टिकट, स्टैम्प, पुलिस। ये शब्द कहाँ से आए हैं? इंग्लिश से आए हैं। हजारों शब्द ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। इस्लामी शासन के दौरान उर्दू भाषा का विकास बहुत तेज गति से हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे सैकड़ों शब्द कहाँ से आए? अरबी और फारसी से आए। जैसे कि औरत, गुनाह, तकदीर, फरिश्ता, ये सब कैसे हैं? अरबी वर्ड हैं। खुदा, खजांची, खुशामद, जमीन, सरकार, ये कैसे हैं? फारसी शब्द हैं। तोप, तमगा, दरोगा, बारूद, बंदूक, कुली, बेगम, बहादुर, लाश, ये सब तुर्की वर्ड हैं। तो तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी, ये सब शब्द आप समझ गए। अब आगे देखिए, कुछ और भी विदेशी शब्द जैसे रेस्टोरेंट, रेस्तरा, कूपन, अंग्रेजी, कारतूस, ये सब क्या है? फ्रांसीसी वर्ड हैं। रिक्शा जैपनीज वर्ड है। गिरजा, पादरी, काजू, चाबी, बिस्कुट, कमीज, तौलिया, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और विदेशियों में भी हजारों तरीके के नए नई जगह से शब्द आए हैं। आगे जो चैप्टर में पढ़ाया जाएगा हमें ये सब प्रश्न है भाई कि शब्दों का अर्थ पक्ष क्या होता है। तो देखिए, अब हम ये तो बात समझ गए कि भाषा को फैलाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? शब्दों का और उनके अर्थों का। हमारे मन में जितने विचार हैं उन्हें हम शब्दों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, लेकिन शब्द और अर्थ का संबंध कैसा है, तो हम इस चीज़ का यहाँ अध्ययन करेंगे। तो कुछ शब्द होते हैं समरूपी शब्द। क्या शब्द? समरूपी शब्द। तो देखो, समरूपी शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ एक से ज़्यादा निकलते हों, यानी कि शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे निकलते हों, तो कैसे शब्द होंगे? समरूपी शब्द होंगे। जैसे कि हम बोलें पर का मतलब क्या होता है? पंख भी हो सकता है, लेकिन पर का मतलब लेकिन भी होता है, पर का मतलब ऊपर भी होता है। तो ऐसे शब्द जो हों तो शब्द एक ही लेकिन उनके अर्थ बहुत सारे निकलते हों, ऐसे शब्दों को हम कैसे शब्द कहते हैं? समरूपी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। दूसरे होते हैं पर्यायवाची शब्द। एक से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है, यानी कि बहुत सारे शब्द होंगे लेकिन उनका अर्थ अब की बार क्या होगा? एक जैसा ही होगा। जैसे सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, आफताब भी कहते हैं, लेकिन सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है।
तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वास्तव में पर्यायवाची शब्द होते ही नहीं हैं, क्योंकि कोई से भी दो शब्द ऐसे नहीं हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक जगह किया जाता हो। हर शब्दों को प्रयोग करने की क्षेत्र अलग अलग हैं। जैसे कि हर जगह आप सूर्य यूज़ नहीं कर सकते और हर जगह आप सूरज यूज़ नहीं कर सकते। हर जगह आप सूरज के लिए रवि या दिवाकर यूज़ नहीं कर सकते, भानु यूज़ नहीं कर सकते। जिस प्रकार से घर बसाना को घर बसाना कहते हैं, ग्रह बसाना नहीं कह सकते। हम कहेंगे सूरज डूब गया तो सूरज डूब गया ही बोलेंगे, हम ये नहीं कहेंगे दिवाकर डूब गया। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि पर्यायवाची शब्द होते ही नहीं है, क्योंकि कोई भी दो शब्द ऐसे नहीं हैं जिनका अर्थ एक जैसा हो। अगली श्रेणी है शब्दों की विलोम। इनमें क्या होता है, विलोम शब्द में बिल्कुल विपरीत होते हैं, विरोधी भाव वाले होते हैं। जैसे छोटा बड़ा, ठंडा गर्म, अच्छा बुरा, गरीब अमीर, ये सब कैसे हैं, विलोमार्थी शब्द हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेकार्थी होते हैं, यानी कि जिनके अनेक अर्थ हो सकते हैं। एक शब्द के आगे कई अर्थ दिए हो सकते हैं, जैसे बात। अब देखिए, जब हम बात कहते हैं तो इसके बारे में कई सारी चीज़ हो सकती है, जैसे क्या मामला है। बात का मतलब ये भी तो हो सकता है क्या मामला है, क्या बात है भाई, उसने मुझे एक बात बताई, उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। बात बढ़ गई का मतलब क्या है, झगड़ा बढ़ जाना। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये कैसे होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी का समझना आसान नहीं है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं कि किन परिस्थितियों में कौन से शब्द बोले गए हैं। इसके अलावा एक शब्द होते हैं सहप्रयोग। सहप्रयोग शब्द वो होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे कि जब हम कहते हैं हत्या करना, तो हत्या के मामले में फिर नए नए वर्ड उसके साथ जुड़ते जाते हैं, पुलिस, गिरफ्तारी, अदालत, सजा, ये शब्द एक दूसरे के साथ एक चैन की तरह जुड़ते जाते हैं। यानी कि कोई एक घटना घटी है जिसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग लगातार किया जाएगा। जैसे कि जब हम रेगिस्तान की बात करेंगे तो गर्मी भी उसके साथ यूज़ होगी, ऊँट भी बात होगी, नखलिस्तान शब्द जुड़े जाएंगे। तो यानी कि एक शब्द जो दूसरे शब्दों पर आश्रित होते हैं, इन सभी शब्दों को सहप्रयोग शब्द कहा जाता है। आगे चैप्टर में शब्द निर्माण की बात की गई। ये सब प्रश्न हैं, आप इन्हें सॉल्व करेंगे। लेक्चर आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए ताकि इस सीरीज़ को हम पूरी करें। आपके कमेंट हमें एक मोटिवेशन देते हैं कि हाँ भाई आप तक हमारे विचार पहुँच रहे हैं और वो विचार आपको समझ में भी आ रहे हैं। तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो अगर समझ में आ रही है तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। अब बात ये आती है कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है। तो जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत में इस चीज़ की चर्चा कर ली कि शब्दों का विकास समाज के विकास से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे समाज विकसित हो जाएगा, जैसे जैसे समाज शिक्षित हो जाएगा, जैसे समाज में नई नई व्यवस्थाएं आएंगी, बाहरी संस्कृतियों का मेलजोल बढ़ेगा, वैसे वैसे शब्दों का निर्माण भी बढ़ता चला जाएगा। भाई मान लो हमारे यूरोपीय देशों से संबंधी स्थापित नहीं होते तो क्या यूरोपीय शब्द हमारी शब्दावली में आते? अगर अरबों का आक्रमण हम पर नहीं होता, मुगलों का शासन हम पर नहीं होता, तो क्या अरबी, फारसी और उर्दू के वर्ड हमारे पास आते? शायद हम आज भी संस्कृत पढ़ रहे होते और संस्कृत बोल रहे होते। तो जब हम शब्द निर्माण की बात करेंगे तो शब्दों में हमेशा जैसे जैसे संस्कृतियां बदलती जाएंगी, संस्कृतियों का मेलजोल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा, ज्ञान विज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे शब्दों का निर्माण बड़ी तेजी से बदलता जाएगा। समय और परिस्थितियों के हिसाब से शब्दों के अर्थ बदलते चले जाएंगे और नए नए शब्दों को उसमें जोड़ा जाएगा। जैसे पहले कभी क्या होगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि पहले क्या था, एक वर्ड था बच्चा, फिर उसमें क्या शब्द जुड़ गया, पन, तो क्या हो गया, बचपन हो गए। तो भाषा में बहुत थोड़े ही शब्द होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, बाकी सब तो एक दूसरे को मिला मिलाकर नए नए शब्द बनते ही रहते हैं। जैसे एक वर्ड था नया और एक वर्ड था पन, क्या बन गया, नयापन। तो इस प्रकार से लगातार शब्दों का निर्माण होता रहता है। कुछ शब्द ऐसे बने हैं जो क्रिया से उत्पन्न हुए हैं, जिसे व्याकरण में धातु कहा जाता है। सैकड़ों शब्दों की उत्पत्ति ऐसी हुई है जिनमें हम उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण करते हैं, जिसका वर्णन आगे किया भी जाएगा। जैसे लड़कों, जब हम कहते हैं लड़कों को बुलाओ, तो को क्या है, को प्रत्यय है। उपसर्ग वो होता है जो पहले जोड़ा जाता है, प्रत्यय वो होता है जो बाद में जोड़ा जाता है, जो कि आगे बताया भी जाएगा। इसी प्रकार से वचन, वचन का मतलब क्या होता है, एक वचन होगा और एक बहुवचन होगा। तो भी इस टाइप से लगातार शब्द का निर्माण होता है, शब्द रचना होती है। जहां आगे हमें शब्द रचना के बारे में बताया गया, यहां से यहां तक सिर्फ एग्जाम्पल बताया गया जो मैंने अभी स्पीच आपको दी है। शब्द रचना की बात की जाए तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल शब्द होते हैं, यानी कि वे शब्द जिनको हम छोटे खंडों में नहीं बांट सकते। जैसे कि घर, घर को आप इससे ज़्यादा नहीं बांट सकते,
आँख, आप इस शब्द को इससे ज़्यादा नहीं बांट सकते। तो मूल शब्द वो होते हैं जो अपनी सबसे छोटी इकाई में होते हैं और उसके बाद इनका विभाजन नहीं हो सकता, वो शब्द क्या कहलाते हैं? मूल शब्द। दूसरे शब्द होते हैं व्युत्पन्न शब्द। तो व्युत्पन्न शब्द वो होते हैं जो प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़ने से मिलकर बनते हैं। जैसे कि एक वर्ड है दिन, जब मैं उसमें सु जोड़ दूंगा तो हो जाएगा सुदिन, यानी कि अच्छा दिन। तो जब हम किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसके माध्यम से क्या हो जाता है? नए शब्दों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से उपसर्ग जोड़ने से भी क्या होता है? शब्दों का निर्माण होता है। तो उपसर्ग हमेशा ध्यान रखना, शब्दों में पहले जोड़ा जाता है तो उपसर्ग होता है, बाद में जोड़ा जाता है तो प्रत्यय। जैसे कि मैंने कहा चैन में सबसे आगे जोड़ दिया बे, तो बेचैन हो गया ये। तो इसे बे क्या लगाया मैंने? प्रत्यय लगाया है, वो माफ कीजिएगा उपसर्ग लगाया है। इसी प्रकार से एक वर्ड है एक, इसमें मैंने एक प्रत्यय जोड़ा है ता, तो ये क्या हो गया? एकता हो गया। यानी कि जब पहले जोड़ा जाएगा तो ध्यान रखना उपसर्ग होगा, बाद में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? प्रत्यय। देखिए अगर फ्लो में अगर कोई चीज़ गलत निकल जाए तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ, कई बार ध्यान नहीं रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर शब्दों में आगे वो सब चीज़ जोड़ी जा रही है तो क्या होगा? उपसर्ग होगा, बाद में जोड़ी जा रही है तो प्रत्यय है। जैसे दिन में सु जोड़ा गया है तो ये क्या है? उपसर्ग है। और एक में ता जोड़ा गया है, एकता बन गया तो क्या है? प्रत्यय है। तो ये क्या होते हैं? उपसर्ग प्रत्यय। मूल शब्द पढ़ लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय के दिए गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में अपने उपसर्गों का अभाव है, ज़्यादातर अरबी और फारसी से उपसर्ग लिए गए हैं। इसी प्रकार से कुछ प्रत्यय होते हैं जो कर्ता सूचक होते हैं, यानी कि किसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, इंग्लिश में कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि आर, अगर आपने आर लगाया जैसे सुनार, लोहार, एरा लगा दिया तो सपेरा हो गया, लुटेरा हो गया। किसी शब्द के पीछे हारा लगा दिया जैसे लकड़हारा, मछुआरा हो गया। किसी चीज़ के पीछे बाज लगा दिया तो कलाबाज, धोखेबाज हो गया। कुछ भाववाचक प्रत्यय होते हैं, जैसे किसी के पीछे ई लगा दी तो लंबाई बन जाएगा, मिठाई बन जाएगा, कलाबाजी बन जाएगा, जादूगरी बन जाएगा। किसी के पीछे पा लगा दिया तो बुढ़ापा बन जाएगा, मोटापा बन जाएगा। ये सब भाववाचक प्रत्यय होते हैं। तो एक प्रत्यय कौन सा होता है? कार्यवाचक, कर्तावाचक होता है, जो कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, कार्य कौन कर रहा है उसके बारे में बता रहा है। एक भाववाचक प्रत्यय होता है, एक विशेषण सूचक प्रत्यय होता है। तो विशेषण सूचक प्रत्यय कैसे? जैसे दार, किसी के पीछे मालदार लगा दिया। विशेषण मतलब होता है क्या? किसी चीज की विशेषता बता रहा है। एक होता है लघुता सूचक प्रत्यय, जैसे डिब्बा, डिबिया, बेटी, बिटिया, खाट, खटिया। एक होता है लिंग सूचक प्रत्यय, जो स्त्री पुरुष के बारे में बता रहा है, किसी चीज का जेंडर सुशोभित कर रहा है। तो ये सब कैसे शब्द हैं? व्युत्पन्न शब्द, यानी कि मूल शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगा लगा के इन शब्दों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से आगे समास के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। कह रहा है व्युत्पन्न शब्दों का दूसरा प्रकार यह है जिसमें दो शब्द मिलते हैं। इस प्रकार के निर्मित शब्दों को हम समास शब्द की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि एक शब्द, एक है तत्पुरुष समाज। इस समास में क्या होगा? तत्पुरुष समास में क्या होगा? इस समास में दो शब्दों के बीच किसी कारक या उसका संबंध छिपा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मैंने बोला राजपुत्र, तो राजपुत्र में क्या संबंध है? राजा का पुत्र होगा। गृह प्रवेश मतलब घर में प्रवेश होगा। देशभक्ति मतलब देश के प्रति भक्ति है। तो इस प्रकार के शब्द जिसमें कारक का संबंध छिपा रहता है उसे हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। फिर है द्वंद्व समास। इसमें दो शब्द ऐसे आते हैं एक साथ जो मिलकर एक अर्थ प्रकट करते हों, जैसे माता पिता, गाय बैल, पाप पुण्य, हार जीत। एक होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दो शब्द मिलकर तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, यानी कि पीताम्बर क्या है? पीला है जिसका अंबर, यानी कि वस्त्र। वह व्यक्ति जिसके वस्त्र पीले उसे क्या बोल सकते हैं? पीताम्बर। तो दो शब्द मिलकर तीसरा अर्थ प्रकट करेंगे तो बहुब्रीहि समास होगा। ऐसी एक है प्रतिबिंबित समास। तो प्रतिबिंबित समास क्या है? जो समाज का प्रतिबिंब यानी कि परछाई दिखा रहा हो, समान अर्थ दे रहा हो, वह कोई काम वाम नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है? कि वो बंदा बेचारा नौकरी वोकरी नहीं करता। कह रहा तुम्हें घर वर मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब क्या? रहने का स्थान है कि नहीं? तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं दूसरा अर्थ प्रकट करते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। एक होते हैं पुनरुक्त शब्द। तो पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं? ये द्वंद्व समास की तरह दो शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे गांव, गांव में अर्थात हर गांव में, पल पल यानी कि हर पल। तो आप कहेंगे द्वंद्व समास और इसमें क्या अर्थ है? तो द्वंद्व समास में क्या होगा? मिलकर एक अर्थ को प्रकट करेंगे। जैसे माता पिता का मतलब क्या था? माता और पिता।
लेकिन यहाँ पर एक ही जैसे वर्ड का यूज़ होगा, गांव गांव, पल पल, मीठी मीठी, लेकिन वहाँ पर एक जैसे वर्ड का यूज़ नहीं होगा। तो एक जैसे वर्ड यूज़ होंगे तो क्या होगा, पुनरुक्त, और एक जैसे वर्ड नहीं होंगे तो क्या होगा, वो द्वंद्व होगा। इसी प्रकार से एक शब्द और बताए गए हैं, ध्वन्यार्थ व्यंजक। ध्वन्यार्थ व्यंजक का जो प्रयोग होता है, इस प्रकार के शब्दों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि उनकी ध्वनि के हिसाब से होता है। जैसे कि गड़गड़ाना, खनखनाना, खड़खड़ाना, गड़गड़ाना, टप टप, खटपट, हरहराना, इस प्रकार के शब्द यानी कि जो ध्वनि से ही बने हों उन्हें ध्वन्यार्थ व्यंजक कहा जाता है। एक है अनुकरणात्मक शब्द। इस प्रकार के निर्मित शब्दों का आधार अनुकरण होता है। जैसे चम से चमचमाना, चमाचम, चिप से चिपचिपा या चिपचिपाहट। तो किसी चीज़ से वैसे वैसे शब्द लिए गए हों तो कैसे शब्द कहलाएंगे, अनुकरणात्मक शब्द कहलाएंगे। चैप्टर में लास्ट में जो है वो दिया गया है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो देखिए, जब हम मुहावरों की बात करते हैं, लोकोक्तियों की बात करते हैं, तो ये समाज के प्रचलन से चली आती हैं। इनका निर्माण विशेष अर्थों में किया जाता है। जैसे जैसे हम बोलते हैं कानून के हाथ, तो कानून के हाथ के बाद हम शरीर के हाथ की बात नहीं करते, जबकि कानून निर्जीव है, उसका हाथ नहीं हो सकता, लेकिन मुहावरे का प्रयोग किए गए हैं। तो जब हम मुहावरों की बात करते हैं तो ये ना सामाजिक स्तर पर एक नई नई व्यवस्थाओं का जो निर्माण होता है, उसके माध्यम से जो लोग अपनी भाषा में व्यंग्यात्मक शैली कसते हैं, उसके माध्यम से मुहावरों का निर्माण होता है। व्यक्ति मुहावरों की सृष्टि नहीं करता, बल्कि परिस्थितियां मुहावरों की सृष्टि करती हैं। हम मुहावरों की भाषा को अन्य शब्दों की तरह समाज से अर्जित करते हैं, यानी कि मुहावरों का निर्माण समाज के ऊपर है। समाज ने जैसी परिस्थिति देखी, वहाँ से कुछ वाक्यांश बोल दिए, वो मुहावरे हो गए। जैसे कि लाल पीला होना, इसका अर्थ क्या होता है, क्रोध आना। माथे पर बल पड़ना, इसका मतलब क्या होता है, कम क्रोध आना। मुहावरे हमेशा वाक्य होंगे, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये मुहावरों की विशेषता है। यानी कि शब्द नहीं, इसमें वाक्य होते हैं, पूरा पूरा सेंटेंस होता है। ऐसी लोकोक्तियाँ होती हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़माने में चलती आ जा रही हैं। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि काम तो आता नहीं है और बता रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे है। तो छिपा हुआ अर्थ होता है इन मुहावरों में, इन लोकोक्तियों में। लोकोक्तियाँ हमेशा किसी समुदाय यानी किसी कम्युनिटी की गहराई से अध्ययन करने पर हमें पता चलता है। जैसे बिना पेंदी का लोटा, इसका मतलब क्या है, कोई बंदा किसी भी दिशा में क्या सकता है, पलटवार कर सकता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। खुली पुस्तक में व्यंजना है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं छल कपट वाले होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब की तरह, भैया मेरे बारे में सबको सब पता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं। जैसे खटाई में पड़ना, मतलब मामले पर ठीक से कार्रवाई ना होना। हाथ पांव फूलना, मतलब क्या है, बुरी स्थिति में घबरा जाना। घड़ों पानी पड़ जाना का मतलब है गलती के कारण शर्मिंदा हो जाना। मन में लड्डू फूटने का मतलब है बहुत अधिक खुश होना। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ भी पूछ सकता है आपसे। ये सब आपके क्या हैं, एक्सरसाइज हैं। तो मुहावरे और कहावतों की बात की जाए, इनके अर्थ और रचना की बात की जाए, तो मैंने आप बता ही दिया कि इनके अर्थ और रचना का जो निर्माण है ये उन क्षेत्रों के आधार पर होता है, जिन क्षेत्रों के आधार पर, जिन परिस्थितियों के आधार पर इनका निर्माण किया जाता है, जिन कार्यों के आधार पर इनका निर्माण किया जाता है। और उसके बाद ये लगातार परंपराओं में चलन में आते हैं, और इस प्रकार से क्या होते हैं, मुहावरों और लोकोक्तियों का निर्माण होता है। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया गया है और चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आशा ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम अगली वीडियो भी जल्दी से अपलोड करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।